टॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कि वे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक पदार्थ का यूज़ करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स का उदाहरण हम लोगों ने देखा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज़ करते हैं और क्लोरोफिल, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसे ही हम लोग क्या बोल रहे थे, फोटोसिंथेसिस बोल रहे थे। तो आइए हम लोग फोटोसिंथेसिस का डिटेल अब देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। फोटोसिंथेसिस कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसे हम लोग एक पेज में पढ़ के समझ सकें। ये बहुत ही डिटेल प्रोसेस होता है, लेकिन जो हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेट अस नाउ सी दैट एक्चुअली what actually happens during the process of photosynthesis। तो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आप पहला प्रश्न लिख लिए, व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर द प्रोसेस और इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए तो लोग शुरुआत करते हैं। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला बोलता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का यूज़ होता है और इसी का यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाया जाता है। जैसे आप जान रहे हैं ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो लाइट एनर्जी का यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाया जाता है। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए या उसे यूज़ करने के लिए कोई सिस्टम लगा होना चाहिए, तो वह है क्लोरोफिल जो कि लिप्स में लगा हुआ है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वह केमिकल रिएक्शन करा सके। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे स्टेप में क्या हो गया, ये जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में बदला जा रहा है। लाइट एनर्जी को किस चीज़ में बदला जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जा रहा है। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ऑक्सीजन द लिबरेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आंसर क्या है, H2O। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। हम लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को किस चीज़ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो वह है H2O। H2O टूटता है तो हाइड्रोजन और क्या बना देता है, ऑक्सीजन, और हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ से ग्रहण कर मतलब कि ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। तो ये आपने देखा, दो प्रक्रिया हो गया। पहला में लाइट एनर्जी किस में बदल गया, लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, क्लोरोफिल। दूसरे में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला गया और वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब आ गया तीसरा प्रोसेस, इसमें आ गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में, ये देखिए, ये है H2O। पहले H2O टूट रहा है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। अब आगे लास्ट स्टेप में CO2 किस में परिवर्तित हो रहा है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 किस में रिड्यूस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो रहा है। तो आप जैसे हेल्थ बुक यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे और बहुत डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है, मैं आपको एनसीईआरटी के स्टेप्स पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग कुछ भी अलग बात नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। These steps need not take place one after the other immediately। तो पहला प्रश्न में आपने ये 3 स्टेप्स लिख लिए होंगे। अब आगे जो पढ़ा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो स्टेप्स है 1 by 1 हो, डे टाइम में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब एक एग्जांपल दिया गया है डेजर्ट प्लांट के लिए, और डेजर्ट प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा कर रहे हैं, नाइट प्लस डे टाइम। तो वे आधा प्रक्रिया नाइट में कर रहे हैं और आधा प्रक्रिया को डे टाइम में कर रहे हैं। वे ऐसा स्ट्रेटेजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेजर्ट प्लांट में आप जानते हैं वहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ स्टोमेटा दिन में बंद होता है और रात में खुला रहता है। यही कारण है कि उन्हें एक अलग स्ट्रेटजी यूज़ करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उनका फोटोसिंथेसिस दो टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो नाइट का टाइम भी यूज़ कर रहे हैं और डे टाइम भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि आखिर डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है आप एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो एक प्रश्न आप लिख लिए, हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डेजर्ट प्लांट। फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट में कैसे हो रहा है या कैसे होता है। तो
तो देख सकते हैं डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट क्या कर रहे हैं, CO2 को नाइट में एब्जॉर्व कर रहे हैं। CO2 को कब एब्जॉर्व करें, नाइट में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो स्टोमेटा खुला रहता है वो रात के समय खुला रहता है और दिन के समय बंद होता है। तो जब स्टोमेटा वो रात में खुलता है तो वो CO2 को एब्जॉर्व कर रहे हैं एट नाइट टाइम एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और नाइट में क्या बना के रखते हैं, एक इंटरमीडिएट बना के रखते हैं विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फिर से स्टेप वाइज सीख लीजिए। डेजर्ट प्लांट क्या कर रहे हैं, रात में या फिर नाइट टाइम में CO2 को ले रहे हैं और एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब डे टाइम आएगा तो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा और डे टाइम में आगे की प्रोसेस को वह करेगा, और इस प्रकार से डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा। तो आपने देखा कि जो प्लांट भी हैं वे अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप यहाँ अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है वहाँ बढ़ते हैं। इसके पहले मैं बता दूँ यदि आप बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए यह जो फिगर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को आप याद कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सेल्स को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं आप एटलीस्ट उन्हें याद कर लें। जैसे आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल का लेयर है, इसके बाद यहाँ पे कुछ मेसोफिल सेल्स आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया है। एयर स्पेसेस याद कर सकते हैं। इसके बीच में आप देख सकते हैं ये सारे जो छोटे छोटे दिखाए गए वो क्लोरोप्लास्ट है, और यहाँ पे है आपका स्टोमेटा। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरा स्ट्रेटजी यही है कि मैं आपको एटलीस्ट आप NCERT पढ़ के अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप कुछ तो सीखें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो हेल्प बुक पढ़ते हैं, NCERT उतना पढ़ते नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, H2O, CO2, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये प्रयोग के द्वारा बताया जाता है कि आखिर फोटोसिंथेसिस में अलग अलग चीज़ों की क्या क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, अमृता का वीडियो आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा डिटेल वर्णन किया गया है, सारे एक्सपेरिमेंट को वहाँ दिखाया गया है। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelle called chloroplast. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, मैंने बताया आपको क्लोरोप्लास्ट ये दिखाया गया है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का कार्य मैंने आपको बता दिया, ये लाइट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। लेट्स डू एन एक्टिविटी विच डिमोन्स्ट्रेट्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी किया गया है जिसमें यह पढ़ाया गया है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप समझ लीजिए एक प्रश्न तो हमेशा रहता है, और यह प्रश्न क्या है, स्टार्च का टेस्ट किस चीज के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है आयोडीन के द्वारा। बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न, स्टार्च का टेस्ट किस चीज के द्वारा किया जाता है, आयोडीन के द्वारा किया जाता है। तो आप एक ग्लांस देख लें इस एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी में हम लोग यह देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का यूज होता है, या फिर बोले क्लोरोफिल का यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो आप देख सकते हैं जो हरा भाग है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं लीफ में, और उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो इस प्रयोग में हम देखने वाले हैं कि क्या सही में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक मैं बस आपको रफ पढ़ा दे रहा हूँ, आप एक्टिविटी को दूसरे वीडियोस में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जिससे मैंने बताया आपको एक नाम, वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत डिटेल में वो बताया गया है। तो ये जो एक प्रश्न मैंने बताया वही आपके लिए काफ़ी है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखिए करते क्या है इस प्रयोग में। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स आप देख सकते हैं, वेरीगेटेड लीव्स जहाँ पे कुछ तो हरा पार्ट है और बाकी भाग क्या है, सफ़ेद है या फिर कुछ अलग कलर का है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो ये वेरीगेटेड लीफ को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रोटोन एक एग्जाम्पल है इसका। अब प्लांट को क्या करना है आपको, फॉर 3 डेज आपको इसको डार्क में रख देना है। यदि आप प्लांट को डार्क में रख देते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इसके साथ ही जो इसमें स्टार्च रिजर्व फूड के रूप में है वो भी यूज हो जाएगा। इसके बाद आप कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लांट को 3 दिन तक डार्क में रखेंगे, उसके बाद इसको 6 आवर्स के लिए लाइट में रख देंगे, और उसके बाद एक पत्ती को तोड़ लें, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज, और इसके ग्रीन एरियाज को मार्क कर लें। अब इसे आप कुछ मिनटों तक अल्कोहल में डाल के उबाल लें, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये सारे पार्ट कलरलेस हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसे आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है।
जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, आप देखेंगे कि यह जो जहाँ जहाँ आपने ग्रीन को स्पॉट कर दिया था वह डार्क ब्लू या फिर इस प्रकार का जो कलर आपको दिख रहा है वैसा हो जाएगा। और यह क्या बताता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। यह जो कलर चेंज होता है यह स्टार्च के प्रेजेंस को दिखाता है। यदि ये स्टार्च यहाँ पे है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे इसका कलर ऐसा हो जाता है। तो यही वह प्रश्न था जो मैंने आपको बताया कि स्टार्च टेस्ट के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो इसके बाद है नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफिल आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि CO2 को कैसे ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। क्लास 9 में आपने स्टोमेटा पढ़ लिया है। स्टोमेटा आप देख सकते हैं यह गार्ड सेल और यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटल पोर है। तो ये स्टोमाटा के द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, आप जानते हैं। तो प्लांट जो CO2 लेते हैं वो किस चीज़ से लेते हैं, इसी स्टोमेटा से लेते हैं। Massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। तो यह प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा कि प्लांट CO2 कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। बट it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। लेकिन इसके बाद यह भी महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ स्टोमेटा से नहीं होता है, बल्कि स्टेम, रूट और लीव्स में अदर पार्ट्स भी हैं जिससे इनका एक्सचेंज होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने आपको बता दिया। वो जो डिजर्ट प्लांट थे वो क्या करते थे, रात के समय, नाइट के टाइम स्टोमेटा उनका खुला रहता था और डे टाइम में उनका स्टोमेटा बंद रहता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो स्टोमेटा जो खुलता है या बंद होता है, किसके द्वारा खुलता है या बंद होता है, तो ये गार्ड सेल के द्वारा खुलता है या बंद होता है। द गार्ड सेल swells when water flows into them causing the stomata pore to open। Similarly the pore closes if the guard cell shrinks। तो ये प्रश्न लिख लीजिए, how guard cell regulate the, क्वेश्चन लिख लीजिए, how guard cell regulate the opening and closing of stomata। how guard cell regulates the opening and closing of stomata। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि गार्ड सेल स्वेल करेगा, यानी कि ये फूल जाएगा। जब गार्ड सेल फूल जाएगा तो ये क्या करता है, इसके वाल में खिंचाव पैदा करेगा। आप देख सकते हैं ये वाल है इसका, इसमें ये खिंचाव पैदा करेगा और जब वाल में खिंचाव पैदा करेगा तो इस कारण से यह स्टोमेटा क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसके बाद जब गार्ड सेल ये जो है सो श्रिंक करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं गार्ड सेल जब श्रिंक करेगा तो ये खिंचाव इसका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और ये स्टोमेटा बंद हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ एक और प्रयोग दिया गया है, इसे भी आप जो मैंने वीडियो बताया वहाँ से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही एक्सप्लेन्ड वहाँ पे बताया गया है। तो